जय हिंद दोस्तों, मेरे प्यारे ऑडियंस और सिविल सर्विस के विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल बाला सर्स आईएएस पर। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन लेकर के आए हैं, यानी कि आज का जो हमारा विषय है, जो टॉपिक है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि आज एक ऐसे शख्स की कहानी लेकर के आए हैं जिसने गरीबी में जन्म लिया और गरीबी में जन्म लेने के अलावा उसने गरीबी के बंधन को तोड़ा और आज यानी वर्तमान समय में आप उसे देखेंगे कि वह दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में गिना जाता है। दुनिया की यानी कि अंतरराष्ट्रीय पॉलिटिक्स में जो उसकी पकड़ है, जो उसकी पहुंच है, उस मामले में वो गिना जाता है। तो ये कहानी यानी कि ये यात्रा हम शुरू करते हैं इस बालक की जिसका नाम व्लादिमीर पुतिन के बारे में जब हम बात करेंगे तो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये है कि वह एक बहुत ही नर्म परिवार में उसका जन्म होता है। 7 अक्टूबर 1952 में उसका जन्म होता है। उसका जन्म लेनिनग्राद में होता है और उसके जो पिताजी हैं वो नेवी में जॉब करते हैं, यानी कि वह नेवी में सेवा दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा वहां के लिए अनिवार्य था, जरूरी था। जिस तरीके से आप वर्तमान समय में देखेंगे कि इजराइल के लिए जरूरी है, यानी कि वहां के जो सिविलियंस हैं उनको जरूरी है कि वे सैन्य सेवा दें। तो उसी तरीके से उस समय यूएसएसआर में भी ये जरूरी होता था। तो इस तरीके से उनके जो पिताजी थे वो नेवी में जो है जॉब करते थे, नौकरी करते थे, और उनकी माता जी जो थी वह एक फैक्ट्री वर्कर थी। और जिस सोसाइटी में वो रहते थे वह एक कम्यून सोसाइटी थी, यानी कि ठीक तरीके से जो उनका घर था वह आप कह सकते हैं किचन नहीं था, और एक साथ लोगों के साथ जो है मिलजुल करके रहना, टॉयलेट की भी समस्याएं, तो बहुत ही गरीबी वाले जीवन को उन्होंने देखा। मगर बात क्या होती है कि उन्होंने 1975 में जब अपनी लॉ ग्रेजुएशन कंप्लीट की, उसके बाद वे केजीबी को ज्वाइन करते हैं। केजीबी क्या है? तो केजीबी रूस की बहुत बड़ी खुफिया एजेंसी है, यानी कि सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी हम उसको कह सकते हैं। तो उन्होंने रूस की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी केजीबी को ज्वाइन किया, और इस दरमियान उनको दुनिया के बहुत सारे देशों में उनको नौकरी करने का एक ऑफिसर के तौर पर, एक जासूस के तौर पर मौका मिलता है, और इस दरमियान बहुत सारे एक्सपीरियंसेस उनको मिलते हैं। अब बात ये होती है कि उनकी लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट आता है वो कहाँ से आता है। तो आप देखेंगे हिस्ट्री में कि 1989 का जो दौर चल रहा था, उस समय क्या हुआ कि यूरोप में जो जर्मनी है, जर्मनी को एक तरीके से एक दो हिस्सों में डिवाइड करके रखा गया था। यानी कि एक जो है बर्लिन दीवार के नाम से एक बहुत ही मशहूर फैक्ट हमें हिस्ट्री में मिलता है, जिसके तहत ये था कि जो जर्मनी का पूर्वी वाला हिस्सा है उसके ऊपर यूएसएसआर का प्रभाव था, और जर्मनी का जो पश्चिम वाला हिस्सा है उस पर अमेरिका का प्रभाव था। मगर बात यह होती है कि जब 1989 आता है तो उस समय वह जर्मनी की जो बर्लिन की दीवार है वह टूट जाती है, और होता क्या है कि अमेरिका का जो प्रभाव होता है वह पूरे जर्मनी पर दिखाई देने लगता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो यूएसएसआर का प्रभाव था जर्मनी के पूर्वी वाले हिस्से पर, यानी कि ईस्ट जर्मनी पर, वह अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। और ये जो बालक था, यानी कि ये जो जासूस था व्लादिमीर पुतिन, उस दरमियान वहां पर अपनी सेवा के दौरान देख रहा था। यानी कि वह केजीबी में वह नौकरी करते हुए, यानी कि उनको जो है पोस्ट किया गया था ईस्ट जर्मनी में, और वे इन सभी घटनाओं को देख रहे थे जो कि उनसे सहा नहीं गया। अब बात ये होती कि जब उनसे सही सहा नहीं गया वो करे क्या, मगर करना तो था ही। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताऊं कि व्लादिमीर पुतिन ने केजीबी में एज अ जासूस और दूसरे अन्य अफसर के तौर पर उन्होंने टोटल 16 साल की सेवा अपनी दी है। अब आगे की बात, तो आगे की बात क्या है? अब जब
1989 में उन्होंने देखा कि बर्लिन की दीवार टूट जाती है और पूर्वी जर्मनी पर भी अमेरिका का प्रभाव दिखाई देने लगता है और वे खुद अपनी आंखों से सारी चीजें देख रहे हैं, मगर उस सब के बावजूद वे कुछ भी करने में समर्थ नहीं होते हैं। वह अब आते हैं 1991 में वापस सेंट पीटर्सबर्ग। 1991 वह दौर है जब रूस से 1991 के एक आखिरी झटके ने यूएसएसआर को 15 टुकड़ों में बांट दिया। The Soviet leader Mikhail Gorbachev made any public pronouncement on the nuclear disaster at Chernobyl. A day when Mikhail Gorbachev resigned as the president of the Soviet Union. Tonight the Gorbachev era has at last come to an end. President Gorbachev has resigned. यानी कि रूस कहने का मतलब क्या, यूएसएसआर। तो यूएसएसआर से कई हिस्से टूट करके अलग हो गए थे, जो अलग अलग देश बन गए, जिसमें कि जॉर्जिया आता है, यूक्रेन आता है, कई सारे कंट्रीज उसमें आते हैं। अब बात क्या है कि 1991 में जब वो आते हैं तो सेंट पीटर्सबर्ग में उनकी मुलाकात होती है वहां के मेयर से, जिनका नाम होता है अनातोली साबकोच। अब उनसे जब मुलाकात होती है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ आता है कि वे उनको पहले तो वे एक सलाहकार के रूप में उनके साथ काम करते हैं, उसके बाद उन्होंने उनको डिप्टी मेयर बना दिया। यानी कि जो अनातोली साबकोच हैं उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को वहां का डिप्टी मेयर बना दिया। डिप्टी मेयर बनने के दरम्यान उन्होंने बहुत सारी चीजों को बदल दिया, यानी कि सेंट पीटर्सबर्ग में एक तरीके से उन्होंने ऐसा परिवर्तन कर दिया, करप्शन खत्म कर दिया, बहुत सारी चीजें बदल गई। और ये देखने के दरम्यान वह लोगों की नजर में हीरो तो बने, मगर बात यह था कि अभी भी बहुत सारी चीजें उनको हासिल करना बाकी था। बाकी ये था कि एक छोटे से स्तर पर एक शहर में हीरो बन जाने से सिर्फ उनकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होने वाली थी। अब आगे क्या होता है, आगे होता ये है कि 1991 में ही जब वे अनातोली के साथ जब वो जॉब में आते हैं, उसके कुछ ही दिनों के बाद यानी कि 1996 का जब पीरियड आता है, तब उनकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से होती है जिसने उनकी पूरी जिंदगी को बदल करके रख दिया। वो कौन होता है? वो होता है वैलेंटिना यामास्कोव। तो वैलेंटिना यामास्कोव जिनकी अप्रोच यानी कि जिनकी पहुंच होती है उस समय रूस के नए राष्ट्रपति बोरिस एल्त्सिन से। बोरिस एल्त्सिन एक ऐसा शख्स है, एक ऐसा व्यक्ति है जो अय्यासबाजी करता रहता है, यानी कि शराब के नशे में धुत रहना, सड़कों पे नाच करना, ये सारी चीजें जो है उसकी लतों में शुमार होती हैं। ये चीजें इतनी ज्यादा डेंजरस होती हैं कि एक ऐसा दौर आता है कि पब्लिक उनका विरोध करना शुरू कर देती है। क्योंकि देखिए एक नॉर्मल सी बात है, जब आप एक गंभीर डेजिग्नेशन पर होते हैं, एक सीरियस डेजिग्नेशन पर होते हैं, तो उसकी गरिमा को बना करके रखना भी बहुत जरूरी होता है, और यह बोरिस के बस की बात नहीं थी। अब बात क्या है कि वैलेंटिना से संपर्क में आने के बाद उन्होंने इनका परिचय करवाया बोरिस से। बोरिस से परिचय होने के बाद व्लादिमीर उनके सलाहकार बन जाते हैं, और ये सलाहकार और राष्ट्रपति का जो संबंध है वो धीरे धीरे दोस्ती में बदल जाता है। और बोरिस का जो विश्वास है वो व्लादिमीर के ऊपर इतना अटूट होता है कि वे धीरे धीरे नई जिम्मेदारियां व्लादिमीर पुतिन को सौंपते जाते हैं। और संयोग से बात ये भी कही जाए कि व्लादिमीर पुतिन को जो जिम्मेदारियां सौंपी जा रही होती हैं उन सभी जिम्मेदारियों में वे खरे उतरते हैं, और इस बात से उनका जो विश्वास होता है वह बहुत ही मजबूती के साथ वहां के जो काउंसिल्स है और लोगों के बीच में जमता चला जाता है। अब बात क्या होती है कि इन सभी घटनाओं को देखते हुए पब्लिक जब विरोध करना शुरू कर देती है बोरिस का, तो पब्लिक को इस्तीफा चाहिए, क्योंकि उनको ऐसा राष्ट्रपति की जरूरत नहीं है जो अय्यासबाजी, शराब के नशे में और खुलेआम सभी लोगों के साथ नाचने और गाने में मस्त हो जाए। उनको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए, एक ऐसा कैरेक्टर चाहिए जो देश की दिशा और दशा को बदले। दूसरी बात क्या थी कि बोरिस ने एक ऐसा डिसीजन लिया था कि बोरिस के पहले क्या था, सारा सिस्टम जो है वो कम्युनिस्ट सिस्टम था, यानी कि सारी चीजें सरकार के हाथों में थी। उन्होंने धीरे धीरे उन सभी चीजों को प्राइवेटाइजेशन में लाने की कोशिश की। अब बात यह था कि इन प्राइवेटाइजेशन की वजह से इकोनॉमी तो पहले से ही डाउन थी,
मगर प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से क्या होता है कि रसिया की इकोनॉमी और डाउन हो जाती है। तो यही मेन रीजन होता है कि बोरिस का विरोध किया जा रहा होता है। दूसरी बात ये होती है कि बोरिस से पहले जो रूस के राष्ट्रपति होते हैं वो होते हैं मिखाइल गोर्बाचोव। तो मिखाइल गोर्बाचोव एक ऐसा शख्स आता है रशिया में जो बहुत ही लोअर कैटेगरी का हम कह सकते हैं, क्योंकि उसने ना तो बर्लिन की दीवार को टूटने से बचा पाया, ना तो उसने रसिया यानी यूएसएसआर को टूटने से बचा पाया, और ये कंडीशन इतनी ज्यादा वो खराब कर देता है कि लास्ट में उसको भी इस्तीफा ही देना पड़ता है और उसके बाद ही बोरिस आते हैं। अब बोरिस की स्थिति तो और भी ज्यादा खराब होती है। इस परिस्थिति में लोगों को समझ में नहीं आता है कि क्या किया जाए। अब बात यह है कि तब तक टाइम और बीतता है और आता है समय 1999 का, जिस समय भारत एक बड़े युद्ध के साथ इंगेज रहता है। आप हमें कमेंट में अपने जवाब जरूर दीजिएगा कि इस दरमियान भारत किस देश के साथ और कौन सी युद्ध में लगा हुआ था। हम आपके उत्तर की प्रतीक्षा करेंगे। उसका उत्तर मैं आपको नहीं दूंगा, क्योंकि इसका उत्तर मुझे आपसे चाहिए और मुझे प्रतीक्षा भी होगी। तो आगे बढ़ते हैं। अब 1999 की जो बात आती है, तो उस समय भारत किसी दूसरे देश के साथ एक बड़े युद्ध में इंगेज था और इसी दरमियान व्लादिमीर पुतिन को देश का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। अब मगर बात यह है कि प्रधानमंत्री बनने से भी उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं होती हैं। ना तो केबीजी में जॉब करने से यानी कि एक जासूस बनने से उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी होती हैं, ना ही डिप्टी मेयर बनने से उनकी महत्वाकांक्षा पूरी होती है, और ना ही राष्ट्रपति का सलाहकार बनने से उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी होती हैं, और ना ही रूस का प्रधानमंत्री बनने से उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी होती। क्यों? क्योंकि इस शख्स के अंदर कुछ और ही चल रहा होता है। इसको तो सुपर पावर चाहिए और प्रधानमंत्री के हाथ में वहां पर अधिक शक्तियां नहीं होती हैं। वहां पर प्रधानमंत्री सिर्फ कहने के लिए होता है, मेन पावर तो राष्ट्रपति के हाथ में होता है। मगर अब जब 1999 का जो दौर आता है, उस समय एक तरफ तो बोरिस क्या है कि वह अपने अय्यासी की दुनिया में मस्त हैं, दूसरी तरफ उसको प्रधानमंत्री बनाया जाता है और लोगों का विश्वास भी इसके ऊपर जमता चला जाता है, क्योंकि ऑलरेडी जो है इन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं जिससे लोगों का विश्वास और जो मंत्रिपरिषद है उसका विश्वास भी इनके ऊपर जमा होता है। ऐसी परिस्थिति में बोरिस के द्वारा दी गई जिम्मेदारियां भी बखूबी रंग लाती हैं व्लादिमीर पुतिन को हीरो बनाने में। अब जब बात आती है इसकी 1999 की, तो इस समय एक और यानी कि कहते हैं डेस्टिनी, उसकी किस्मत चमक जाती है कि चेचन्या एक नया कंट्री जो कि रूस से अलग होना चाहता था, क्योंकि 1991 में ऑलरेडी 15 देश तो अलग हो ही चुके थे। अब ये भी फुदक रहा था कि इसको भी जो है एक अलग नए देश के रूप में जाना जाए। ये करे क्या? प्रधानमंत्री के तौर पर अब शक्ति तो धीरे धीरे मिल ही रही थी राष्ट्रपति की तरफ से, क्योंकि उसका एक विश्वास पात्र व्यक्ति था ये। इस दरम्यान इसने क्या किया कि इसने मॉस्को में बम ब्लास्ट कराए और कई बम ब्लास्ट धड़ाधड़ कई सारे बम ब्लास्ट कराए। अब जब बम ब्लास्ट होते हैं तो उसमें 300 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं और आरोप लगाता है किसके ऊपर? चेचन्या के ऊपर। एक अच्छा मौका मिलता है इसको, इसने खुद ही बम ब्लास्ट कराया और आरोप मढ़ दिया चेचन्या के ऊपर। अब उसको एक मौका मिल गया चेचन्या के विरुद्ध एक अभियान करने का। ये वही तरीका है, देखिए, जो तरीका हिटलर ने अपनाया था पोलैंड पर अटैक करने का। आप हिस्ट्री में देखेंगे, अगर आप हिस्ट्री के विद्यार्थी हैं, हालांकि यूपीएससी वाले तो जानते ही होंगे, लेकिन मेरे जो ऑडियंस है मैं उनके लिए भी बता दे रहा हूं कि जब हिटलर को पोलैंड छकाना था तो उसने किया क्या? उसने पोलैंड के सिपाहियों की वर्दी पहना दी अपने देश के सिपाहियों को, अपने देश के अंदर कुछ खुराफात करवा दिए, कुछ उल्टे सीधे एक्टिविटीज करवाई अपने ही सिपाहियों से और आरोप मढ़ दिया जाकर के पोलैंड के ऊपर कि पोलैंड के सिपाही जर्मनी में घुस करके अपनी इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं। यानी उसको मौके की तलाश थी कि वो किस तरीके से पोलैंड में एंट्री करे। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो है व्लादिमीर पुतिन ने अपना तरीका अपनाया। पैतरा इसका अच्छा था और पैतरा काम कर गया। पैतरा काम कैसे किया कि प्रोपोगेंडा बना दिया कि चेचन्या ने मॉस्को में बम ब्लास्ट कराए, मॉस्को में बम ब्लास्ट कराए। अब लोगों के अंदर तो गुस्सा आता ही है, जैसे पाकिस्तान वाले जब बॉर्डर पर भारतीय सैनिकों के साथ ऐसा करते थे तो भारतीय नागरिकों को भी गुस्सा आता था, ये कॉमन सी बात है। अब इसके जवाब में उसने किया क्या कि उसने चेचन्या में अपनी आर्मी उतार दी। अपनी आर्मी उतार करके क्या किया?
सबके हेलमेट के ऊपर, जितने जो भी आर्मी सोल्जर्स थे उनके सिपाहियों के उसके जो है हेलमेट के ऊपर कैमरे लगाए, और कैमरे लगा करके उसने लाइव टेलीकास्ट यानी पूरे रसिया को उसने दिखाया कि किस तरीके से हम तुम्हारे मरने वाले लोगों का, तुम्हारे परिजनों के बदला ले रहे हैं। अगर चेचन्या ने मारा है तुम्हारे परिवारजनों को, 300 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, तो फिक्र मत करो, हम बैठे हैं, उससे कई गुना ज्यादा मार करके आएंगे। और लाइव टेलीकास्ट उस समय टीवी पर दिखाया गया कि किस तरीके से चेचन्या में घुस करके मारा गया। अब इस बात से और भी बड़ा हीरो बन जाता है व्लादिमीर पुतिन, और लोगों का भरोसा और अटूट हो जाता है कि उसने बदला लेकर के दिखाया। क्योंकि अब लोगों के अंदर उबाल था कि चेचन्या ने मॉस्को पर अटैक किया है, चेचन्या ने मॉस्को पर अटैक किया है। तो जवाब क्या था? जवाब करके दिखाया व्लादिमीर पुतिन ने। अब इस घटना से व्लादिमीर पुतिन और बड़ा तगड़ा हीरो बन जाता है, क्योंकि लोगों को ऐसा नेता चाहिए जो जवाब दे सके जरूरत पड़ने पर। हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री की तरीके से नहीं जो 2014 के पहले वाले थे, कि जब बॉर्डर पर सैनिक भारतीय मारे जाते थे तो यहाँ पर ये तो चिंता का विषय है, बहुत ही शर्मनाक बात है, सिर्फ ये कह करके काम चला लिया जाता था। तो ये कह करके काम चलाने वाला नेता पब्लिक को नहीं चाहिए, पब्लिक को चाहिए एक जवाबी कार्रवाई करने वाला धांसू और दिग्गज नेता। वो करके दिखा दिया व्लादिमीर पुतिन ने। अब अगली बात, 2000 में चुनाव होता है, और 2000 में चुनाव होते ही, क्योंकि ऑलरेडी ये हीरो बन ही चुका था, धड़ाधड़ वोटिंग होती है व्लादिमीर पुतिन के फेवर में, और वह बन जाता है रसिया का राष्ट्रपति, जो कि उसको चाहिए था। असली चीज उसको यही उसके दिमाग में चल रहा था, क्योंकि राष्ट्रपति के हाथों में होती है पावर, जो देश के सभी संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है, और यही उसकी एक असली विजय थी राष्ट्रपति बनने की। अब 2000 में वो राष्ट्रपति तो बन गया, मगर बात क्या है कि वहां के संविधान में, रसिया के संविधान के अनुसार जो है, वहां पर सिर्फ 2 बार के लिए, यानी कि 2 कार्यकाल के लिए ही राष्ट्रपति बना जा सकता है, और हर कार्यकाल सिर्फ 4 वर्ष का होता है। यानी कि जैसे भारत में 5 सालों का होता है, लेकिन अमेरिका में 4 सालों का होता है। तो जैसे अमेरिका में 4 सालों का होता है, ऐसे ही रसिया में भी राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो सिर्फ 4 सालों का होता है, और टर्म कितने? 2, यानी कि 2 अटेम्प्ट लगातार ही राष्ट्रपति बना जा सकता है। उसके बाद कंटिन्यू नहीं किया जा सकता, उसके लिए कुछ गैप होना चाहिए। अब बात क्या होता है कि सन 2000 में वहां का राष्ट्रपति बनता है और खूब काम करता है, जम करके काम किया उसने, इतना काम कर दिया उसने, इतना काम किया कि वहां की जो जीडीपी थी वह 90% से ऊपर चली गई। अब लोगों को मिल गया उनका गॉड, जो कि वो दिखाना चाहता था, पब्लिक का फेवर। 2004 का उसका कार्यकाल पूरा होता है, और दोबारा फिर वह राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़े होते हैं, और फिर धड़ाधड़ वोटिंग उसके फेवर में, और अगले कार्यकाल के लिए फिर वो राष्ट्रपति बन जाते हैं। 2008 अगला कार्यकाल पूरा होता है। अब अगला कार्यकाल पूरा हुआ तो अब आगे मुसीबत है कि वो अगले कार्यकाल को किस तरीके से करें, क्योंकि 2008 के बाद वो राष्ट्रपति बन नहीं सकते। रसिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां का जो संविधान है, वो अलाउ नहीं करता है। ऐसी कंडीशन में उसने किया क्या? एक नया गेम खेला। नया गेम ये खेला कि उस समय दिमित्री मेदवेदेव को राष्ट्रपति बना दिया और खुद बन गया प्रधानमंत्री। जब खुद प्रधानमंत्री तो बन गया, और दिमित्री मेदवेदेव को राष्ट्रपति क्यों बनाया? क्योंकि बिल्कुल उसी तरीके से जैसे भारत के प्रधानमंत्री बने थे 2014 के पहले, पावर किसी और के हाथ में, इस्तेमाल कोई और करे। तो यहां पर भी वही हुआ, उसने भी वही किया। दिमित्री मेदवेदेव को राष्ट्रपति तो बना दिया, लेकिन उसके सभी पावर का इस्तेमाल प्रधानमंत्री बनकर के खुद करने लगा। दूसरा काम उसने बहुत ही जबरदस्त गेम खेला। गेम ऐसा खेला उसने कि संविधान में परिवर्तन करवा दिए। वो बदलाव करवाए कि अगर जनता विरोध करेगी तो किसका करेगी? राष्ट्रपति का। यानी कि जो भी आरोप प्रत्यारोप लगेंगे वो मेदवेदेव की तरफ के ऊपर लगेंगे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, मजे से प्रधानमंत्री बनकर के वो ऐश करेगा। और अगर नहीं कोई आरोप लगाता है तो भी वो मजे करेगा, यानी कि दोनों हाथ में उसके लड्डू। तो किया क्या उसने? दिमित्री मेदवेदेव से
का करके संविधान में जो बदलाव करवाए वो बदलाव ये करवाए कि अब राष्ट्रपति का जितना भी पावर है वह सभी पावर प्रधानमंत्री को स्थानांतरित कर दिया जाए। यानी कि अब राष्ट्रपति सिर्फ कहने के लिए राष्ट्रपति है, उसका पूरा पावर अब प्रधानमंत्री यानी कि खुद व्लादिमीर पुतिन उस पावर का इस्तेमाल करेगा। और 2012 तक 2008 से 2012 तक पावर का पूरा इस्तेमाल करते हैं। अब 2012 यानी एक गैप मिल जाता है। जैसे ही 2012 का ये कार्यकाल पूरा होता है वह दोबारा से फिर राष्ट्रपति के लिए खड़े होते हैं और फिर से धड़ाधड़ वोटिंग होती है उसके फेवर में और वो बन जाता है अगला राष्ट्रपति। यानी कि 2012 में फिर राष्ट्रपति के रूप में व्लादिमीर पुतिन। 2012 जैसे ही ये कार्यकाल 2016 में पूरा होता है फिर व्लादिमीर पुतिन आते हैं और व्लादिमीर पुतिन 2016 में फिर राष्ट्रपति का चुनाव जीतते हैं और 2016 से 2020 तक अगला कार्यकाल भी वे पूरा करते हैं। अब जब 2020 आता है तो फिर देखिए बड़े मजेदार उसने पूरा खिलवाड़ किया है, मजा किया है कि बिल्कुल अपने इशारे पर नचा रहा है इतने बड़े रसिया को, जो मन में आ रहा है कर रहा है बंदा, ऐसा होना चाहिए। अब उसने अगला गेम क्या खेला? अगला गेम उसने ये खेला कि 2020 में उसने संविधान में बदलाव कर दिया। संविधान में ये बदलाव कर दिया उसने कि अब 2020 से लेकर के 2036 तक रसिया का राष्ट्रपति सिर्फ व्लादिमीर पुतिन ही रहेगा। इससे पहले एक छोटा सा बड़ा मजेदार इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि एक और चेंजेस ये लेकर के आता है। वो चेंजेस क्या लाता है कि जब 2012 में ये फिर से राष्ट्रपति चुनाव के लिए इलेक्शन लड़ता है और जीत जाता है तो जो बदलाव करवाता है वो क्या करवाता है कि फिर से संविधान में बदलाव करके और जो पावर राष्ट्रपति से ट्रांसफर होकर के प्रधानमंत्री को गई थी यानी उसके पास गई थी, अब उस पावर को फिर से वह राष्ट्रपति के पास वापस लेकर आता है। यानी कि फिर से ही उस पावर का इस्तेमाल खुद करने के लिए। तो ये क्या है आप देख रहे हैं, खिलौने की तरीके से वो रसिया के साथ खेल रहा है और पूरी जिंदगी मजे कर रहा है। हालांकि एक बात है कि वो कट्टर राष्ट्रभक्त भी है, बहुत बड़ा राष्ट्रभक्त है व्लादिमीर पुतिन और यही रीजन है कि वह इतने लंबे समय तक देश में टिके भी रहे। वहाँ की अर्थव्यवस्था, वहाँ की सामाजिक व्यवस्था, बहुत सारी तरह के बदलाव भी व्लादिमीर पुतिन ने किए हैं। अब अगली बात ये कि चेचन्या का इंसिडेंट तो आपने देखा ही जो 1999 में हुआ। अब जैसे ही ये राष्ट्रपति बना तो इसने पहला कार्यकाल जैसा मैंने आपको बताया इसने खूब मजे से खूब काम किए, इतना काम किए कि जनता का बिल्कुल भगवान बन गया। 2008 में जब उनका दूसरा कार्यकाल अपने आखिरी चरण में था उन्होंने जॉर्जिया पर अटैक किया। 2008 के बाद 2011 में उन्होंने लीबिया पर अटैक किया। 2011 के बाद 2014 यूक्रेन के शहर क्रीमिया पर कब्जा किया और 2014 के बाद 2015 सीरिया जहां पर बशीर अल असद को बचाने में मदद किया और 2015 के बाद आगे 2022 में फिर उन्होंने अटैक किया यूक्रेन पर जो आज भी जारी है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को इतना इंगेज करके रखे हुए हैं कि देश की जनता आर्थिक यानी अंदर की जो आर्थिक समस्याएं हैं, जो सामाजिक समस्याएं हैं या अन्य जो भी समस्याएं हैं उन पर अपना ध्यान ना दे, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी देश व्यस्त होता है तो देश की जनता यही चाहती है कि उसके देश की विजय हो, उसका देश सफल हो उस अभियान में। तो ऐसी परिस्थिति यानी कि अगर आप देखें तो एक तरीके से ये है कि पुतिन जो है वो राजनीति के बिल्कुल मास्टरमाइंड माने जाते हैं, यानी कि इसको कहते हैं पॉलिटिक्स का वेल एक्सपीरियंस पर्सन। तो इस तरीके से पुतिन का जो भौकाल है वह पूरी दुनिया पर छाया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में धमक और जो साख है उनकी वह अपने आप में देखने को लगती है। आगे की बात ये, अब ये सब तो उनकी राजनीतिक बातें रही, उनकी निजी जिंदगी में थोड़ा सा हम झांक करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि पुतिन बहुत ही शौकिया मिजाज के आदमी हैं, यानी कि वे
कभी घुड़सवारी करते हुए नजर आते हैं, कभी सबमरीन में नजर सबमरीन में नजर आते हैं, कभी हवाई जहाज चलाते हुए नजर आते हैं, कभी भालू पर सवारी करते हुए नजर आते हैं, तो कभी अपने शरीर को यानी कि फिटनेस को लेकर के काफी सजग दिखाई देते हैं और तैराकी करते हुए नजर आते हैं। तो ये सब पुतिन के अंदर इतनी सारी कलाएं क्यों हैं? क्योंकि जिस विभाग में यानी कि जासूसी में जो वे काम कर रहे थे, तो जासूसी एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर सभी कलाओं की ट्रेनिंग दी जाती है। तो इस तरीके से वो बहुत ही पारंगत आदमी, यानी कि अगर हम हवाई जहाज के मामले में कहें तो बंदा हर मामले में एक्सपर्ट है। किसी भी तरीके का प्लेन दे दिया जाए वो बढ़िया से चला सकता है, सबमरीन को भी वो ड्राइव कर सकता है, हैंडल कर सकता है। तो इस तरीके से पुतिन एक मल्टी टैलेंटेड आदमी है। और महत्वाकांक्षा तो आप देख ही रहे हैं कि एक मामूली एक नॉर्मल से परिवार में जन्म लेकर के और वैश्विक जगत में अपनी पहचान को कितने भौकाल के साथ बनाने वाला शख्स व्लादिमीर पुतिन आज इस तरीके से है। एक उनकी कमजोरी है जो हम आपको बताना चाहते हैं। कमजोरी यह है कि उनको एक बीमारी है पार्किंसंस नाम से। ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो एक तरीके का पैरालाइज होता है, यानी कि वह शरीर के जिस अंग पर अटैक करती है धीरे धीरे शरीर के उस हिस्से को वो कमजोर कर देती है। इसलिए आप देखेंगे कि अक्सर जब भी पुतिन कहीं बैठे हुए नजर आते हैं तो वे क्या करते हैं कि किसी न किसी चीज का सहारा लिए हुए होते हैं। तो ये पुतिन की एक कमजोरी है। और सबसे खास बात ये जो कि लगभग सभी तानाशाहों में पाई जाती है कि उनकी एक पर्सनल या यूं कहें कि सेक्रेट आर्मी भी होती है। सेक्रेट आर्मी इसलिए होती है क्योंकि वे अपने आप को हमेशा सेफ जोन में और अपनी धमक बनाए रखने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि पुतिन भी कर रहे हैं। तो पुतिन के पास क्या है? पुतिन के पास एक अपनी साइबर आर्मी है, बड़े लेवल पर साइबर आर्मी है जो किसी भी तरीके की हैकिंग के मामले में एक्सपर्ट है। यानी कि कहीं कुछ भी अगर वेब बेसिस पर यानी इंटरनेट या सोशल मीडिया या इस तरीके की कोई भी इलीगल एक्टिविटीज जो भी उनके अगेंस्ट कहीं भी चलाई जा रही है तो तुरंत वह उनके जानकारी में आता है और उनकी आर्मी इसको बखूबी अंजाम देती है। तो एक तो बात ये, और दूसरी बात ये कि जो मीडिया है, जैसा कि मैं अपने अक्सर ऑफलाइन वाले क्लास में कहता रहता हूं कि मीडिया बहुत बड़ी चीज होती है। एक शख्स को बनाने और उसको बिगाड़ने में मीडिया का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो जो रूसी मीडिया है वह पूरी तरीके से पुतिन की गुलाम है। आप जिस भी टीवी चैनल पर देखेंगे रसिया में हर जगह पुतिन 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 की जय जयकार हो रही होती है। तो ये है व्लादिमीर पुतिन के जीवन की कहानी। और व्लादिमीर पुतिन 2036 तक ऐश का जीवन रूस के सुपर पावर बनकर के जीते रहेंगे। तो दोस्तों सेशन को यहीं विराम देते हैं और फिर मिलेंगे आपसे अगले नए सेशन में। और साथ ही साथ आप अपने विचार भी हमें इस सेशन को लेकर के जरूर दे सकते हैं कमेंट करके। और आप अगर अपना कोई नई आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसा कि ऑफलाइन स्टूडेंट तो अक्सर कहते रहते हैं क्योंकि मैं उनसे मिलता रहता हूं, आमने सामने हम लोग होते हैं, तो वहां पर हमारे विद्यार्थी जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट बताते रहते हैं, उनकी जो क्वेरीज हैं वो हमारे सामने आती रहती हैं। मगर यहाँ पर जो हमारे दर्शक हैं या जो हमारे ऑनलाइन विद्यार्थी हैं, जो लोग चैनल को देख रहे हैं, वे भी अपनी रिक्वायरमेंट कमेंट के जरिए हम तक जरूर पहुंचाएं। तो दोस्तों विदा लेते हैं, फिर आपसे मिलेंगे अगले नए सेशन में। जय हिंद।